नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। हम रोगों से बच पाए और स्वस्थ रहें, इसके लिए हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का महत्व होता है। लेकिन जब अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने ही विरुद्ध कार्य करने लगे तो समस्या का कारण बन सकती है। आज हम टोटल हेल्थ में बात करेंगे ऑटो इम्यून और ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस के बारे में। क्या होते हैं इनके लक्षण, किस तरह की बीमारियां इनसे हो सकती हैं और क्या होता है इनका प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन पर और स्वास्थ्य पर जो इनसे प्रभावित हो, ये सब आपको बताएंगे विशेषज्ञ। जानकारी की शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट से और समझ लेते हैं कि क्या होती है ऑटो इम्यूनिटी की अवस्था और क्यों उत्पन्न होती हैं ऑटो इम्यून बीमारियां और ऑटो इन्फ्लेमेटरी बीमारियां। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रोगों से बचाव और संक्रमण से लड़ने के लिए हमारी सहायता करती है रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारी इम्यूनिटी। लेकिन कई बार प्रतिरोधक प्रणाली अपने शरीर के विपरीत ही कार्य करने लगती है। ऐसे में रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है, जिन्हें ऑटो इम्यून डिजीजेस यानी स्व प्रतिरक्षित रोग कहते हैं। ऑटो इम्यून बीमारियां शरीर के सभी अंगों को प्रभावित कर सकती हैं। वहीं ऑटो इन्फ्लेमेटरी रोग विकारों का एक विविध समूह है, जिसमें बुखार और अंग विशिष्ट सूजन एक अति सक्रिय प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस के कारण सक्रिय होने और सामान्य गतिविधियों करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे ल्यूपस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सीलिएक डिजीज और सोरियासिस, ये सभी बीमारियां इनमें शामिल हैं। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है और रोगों से शरीर की रक्षा करती है। किसी जीवाणु या विषाणु के शरीर में प्रवेश करने पर शरीर में उपस्थित श्वेत रक्त कोशिकाएं एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑटो इम्यून बीमारी होने पर व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली बीमारियों को रोकने की बजाय अपने ही शरीर के स्वस्थ ऊतकों और कोशिकाओं को नष्ट करने लगती है। प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। ये शरीर के कई अलग अलग अंगों, ऊतकों, जोड़ों, मांसपेशियों, त्वचा, रक्त कोशिकाओं और कुछ ग्रंथियों को प्रभावित कर सकती है। सही इलाज द्वारा ऑटो इम्यून और ऑटो इन्फ्लेमेटरी रोगों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। बेहतर प्रबंधन के लिए जीवन शैली में बदलाव आवश्यक होता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जिससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहे। साथ ही इन बीमारियों को लेकर सतर्क रहें। ऑटो इम्यून और ऑटो इन्फ्लेमेटरी रोग के विषय में जानकारी और जागरूकता इनसे होने वाली जटिलताओं से बचाव में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह से ऑटो इम्यून और ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस का सही प्रबंधन यानी मैनेजमेंट किया जा सकता है, कौन सी बातों का ख्याल रखना है और क्या इन रोगों की संभावना को कम भी किया जा सकता है। इन तमाम बातों पर विशेष रूप से बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र बागड़ी, एडिशनल प्रोफेसर, Pediatric Rheumatology, Department of Pediatrics, All India Institute of Medical Sciences. His areas of interest are lupus, rheumatoid arthritis, juvenile arthritis, myositis and vasculitis and auto-inflammatory syndrome. बहुत स्वागत है डॉक्टर नरेंद्र बागड़ी आपका। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर रेणु मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी, सीताराम भारतीय इंस्टीट्यूट and specialized in working for infertility and IVF. She has a golden era experience of over 35 years and working for the pregnancy related complications and healthy pregnancy included IVF facilities. डॉक्टर रेणु मिश्रा, बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से हमारी ऑटो इम्यूनिटी काम करती है, यानी किस वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रतिरोधी हो जाती है, क्या होता है इसका प्रभाव, ये बताएंगी डॉक्टर उमा कुमार,
Professor and Head, Department of Rheumatology, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. Her expertise are autoimmune diseases, rheumatoid arthritis, systemic lupus, multiple sclerosis, and she has been honored with National Award in the year 2020 for Science and Communication. She is expert for the rheumatological diseases and working for the management of these diseases. डॉक्टर उमा कुमार, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ऑटोइम्यून कंडीशंस की बात करें तो इतनी आम है, लेकिन इन्हें लेकर जानकारी कुछ कम है। कौन से लक्षण होते हैं इनके लिए, ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ का कोई भी लक्षण है, तो आप इससे संबंधित प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से ले सकते हैं, उसका समाधान ले सकते हैं। आप हमारे इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 2309-7648 एंड 2309-7671। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर, या फिर हमारे X पर भी आप अपने कमेंट्स और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जानकारी की शुरुआत करते हैं, समझते हैं इन बीमारियों के बारे में, इनके प्रभाव के बारे में और कैसे इनके साथ सही जीवन संभव हो सकता है, चीज़ों को सामान्य करने की कोशिश कैसे की जा सकती है। डॉक्टर उमा कुमार, किस तरह से समझाना चाहेंगी? ऑटो इम्यूनिटी की बात होती है और अब एक नया कॉन्सेप्ट जो बहुत बार चर्चा में आता है, ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़। कितनी आम कंडीशंस हैं ये और कितना बड़ा प्रभाव है इनका अगर भारतीय जनसंख्या की बात की जाए? देखिए, जो ऑटो इम्यून इलनेसेस हैं या ऑटो इन्फ्लेमेटरी इलनेसेस हैं, दोनों ही इम्यूनिटी से रिलेटेड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और दोनों में अलग अलग प्रकार की जो इम्यूनिटी होती है बॉडी में, जिसे हम इनेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी कह देते हैं। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो जन्मजात प्रेजेंट होती है हमें, और एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है जो जैसे हमें एनवायरमेंटल ट्रिगर्स मिलते हैं उनके अकॉर्डिंगली इम्यूनिटी डेवलप होती जाती है। तो जो ऑटो इन्फ्लेमेटरी इलनेसेस हैं वो इनेट इम्यूनिटी के कारण होती हैं, इसीलिए ज़्यादातर ये बीमारियां। आपसे ये इम्यूनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात जो रिसर्च के दौरान सामने आई डॉक्टर रेणु मिश्रा कि ये जो बीमारियां हैं अगर परसेंटेज देखी जाए तो महिलाओं में काफ़ी अधिक होती हैं। क्यों आपको लगता है कि महिलाएं ज़्यादा प्रोन हैं ऑटो इम्यून कंडीशंस के लिए? क्योंकि कहा जाता है कि वैसे तो महिलाएं स्ट्रॉन्ग होती हैं और उनकी इम्यूनिटी भी, फिर क्यों उन्हें अधिक खतरा या संभावना हो सकती है इस इम्यूनिटी से संबंधित जो बीमारियां हैं, यानी ऑटो इम्यूनिटी होने की या ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ होने की? ये सही बात है किरण कि ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ ज़्यादा महिलाओं में देखी जाती हैं, क्योंकि एक तो महिलाओं में जो जब प्यूबर्टी का समय होता है, जब माहवारी की शुरुआत होती है, तब से लेकर हार्मोन फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं। पहले प्यूबर्टी पे, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज में, फिर मेनोपॉज के ट्रांजिशन में। सो ये सब जो है ट्रिगर करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ को। दूसरा ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि एक्स क्रोमोसोम से ये जीन्स लिंक्ड होते हैं जिन पे ऑटो इम्यूनिटी रिलेटेड जीन्स होते हैं, और क्योंकि महिलाओं में जेनेटिकली हम 2 एक्स क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं, तो महिलाओं में ये कंडीशंस या डिजीज़ेस ज़्यादा पाए जाते हैं। जी, क्योंकि इम्यूनिटी की बात हो जो कि हमारा एक कवच कहा जाता है रोगों से बचाने के लिए। डॉक्टर नरेंद्र, बच्चों की जो स्थिति होती है, छोटे बच्चों से शुरुआत करें क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो रही होती है, क्या परसेंटेज या आंकड़े क्या बताते हैं, कितनी संभावना है बच्चों में ये बीमारियां होने की? और क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं है, क्या अगर बीमारी होती है तो रोग का प्रभाव अधिक होता है बच्चों पर? ये महत्वपूर्ण सवाल पूछा है किरण जी आपने। पहली तो ये अवधारणा है कि बच्चों में ये बीमारियां नहीं हो सकती, लेकिन जैसे हमने शुरू के वीडियो में देखा, जो हमारा इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट है वो रादर बर्थ के दौरान से ही डेवलप होना शुरू होता है, और उसमें कोई भी त्रुटि आती है तो ये बीमारियां बच्चों में भी प्रेजेंट हो सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। दोनों ही प्रकार की बीमारियां, ऑटो इम्यून और ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, बोथ कैन अफेक्ट चिल्ड्रन। अगर हम बात करें इंडिविजुअल डिजीज़ की, तो ये हो सकता है, ये इंडिविजुअल डिजीज़ को कई बार हम रेयर कह सकते हैं, लेकिन एक ग्रुप में देखें इनको तो ये बहुत रेयर बीमारियां नहीं हैं।
और ये बच्चों को भी प्रभावित करती हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में। जी। और क्योंकि इम्यूनिटी का विशेष रोल होता है, डॉक्टर उमा कुमार, किस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है जब जो अपना सुरक्षा कवच है वो अपने ही विरुद्ध कार्य करने लगे, और क्या इस तरह की कुछ स्टडीज या रिसर्च हैं जो हमें ये संकेत दे सकती हैं कि क्यों बढ़ता है ऑटो इम्यून डिजीजेस का खतरा? देखिए, इसको ऐसे समझ लें कि अपने घर में ही अगर कोई बागी हो जाए तो उससे बड़ा दुश्मन कोई हो नहीं सकता और उससे ज़्यादा नुकसान कोई कर नहीं सकता। ऐसे ही जो ऑटो इम्यून डिजीज़ेज हैं तो अपनी इम्यूनिटी अपने ही बॉडी के स्ट्रक्चर्स के खिलाफ काम करनी शुरू कर देती है और उनको डैमेज करने लगती है, और उसकी वजह से बहुत प्रकार की ऑटो इम्यून बीमारियां हो जाती हैं, तो जो 60 से भी ज़्यादा प्रकार की हैं, और डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में ये प्रेजेंट कर सकती हैं, चाहे वो न्यूरोलॉजी हो, डर्मेटोलॉजी हो, रूमेटोलॉजी में तो आते ही आते हैं, मेडिसिन, तो इवन इन कार्डियोलॉजी। और उसके बाद अगर इनका खतरा देखा जाए तो बढ़ रहा है इन समय पे, क्योंकि बहुत सारे एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, और ये माना यह गया है कि जैसे स्मोकिंग है, धूम्रपान, वातावरण में प्रदूषण, बार बार वायरल इन्फेक्शंस होना, इसके अलावा जो हमारे फूड हैबिट्स हैं, ओबेसिटी को भी एक इन्फ्लेमेटरी माना गया है, इसके अलावा जो हमारे स्लीप हैबिट्स हैं, तो कुल मिलाकर ये सारी जो चीज़ें हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं इन बीमारियों के बढ़ने में। इन्फेक्शन एक जहाँ तक कम हो रहे हैं और ऑटो इम्यून इलनेसेस सोसाइटी में ग्लोबली बढ़ रहे हैं। जी डॉक्टर उमा, किस तरह की बीमारियां आमतौर पर देखती हैं जो अधिक लोगों को प्रभावित कर रही हैं अगर बात की जाए ऑटो इम्यून डिजीजेस की? तो अगर ऑटो इम्यून डिजीजेज में हम रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस की बात करें तो उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। इसके अलावा जो SLE है, यानी कि ल्यूपस, स्क्लेरोडर्मा, शोगरेन सिंड्रोम, एक कंडीशन होती है जिसे हम एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम कह देते हैं, जिसमें कि रिकरेंट अबॉर्शंस वगैरह या DVT, यानी कि जो वेसल्स हैं उनमें ब्लड जम जाता है, थ्रोम्बोसिस हो जाती है, तो ये देखने को मिलती है। और इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस या ऑटो इम्यून एंसेफेलाइटिस, इस तरह की बीमारियां न्यूरोलॉजी में देखने को, इवन हार्ट अटैक का जो पेशेंट्स होते हैं कभी कभी जो यंग एज में हो रहा है उसकी बहुत बड़ी वजह ऑटो इम्यून इलनेसेस बढ़ जाती हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, जो ऑटो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम्स हैं उसमें भी जो हार्ट डिजीजेस करके या स्ट्रोक करके पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। जी, तो बहुत वेरिड जो है इसका प्रेजेंटेशन हो सकता है, लक्षण हो सकते हैं और ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, और कौन सा जो सिस्टम है बॉडी का वो इन्वॉल्व है उसके आधार पर ही जो लक्षण आते हैं वो हो सकते हैं और उसकी जटिलताएं भी हो सकती हैं। आमतौर पर डॉक्टर रेणु मिश्रा अगर बात करें ऑटो इम्यून डिजीजेस की, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, जो आमतौर पर कम उम्र की महिलाओं में होता है, वो एज ग्रुप जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, किस तरह से प्रभाव होता है अगर पूरे हार्मोन सिस्टम की बात की जाए, या कंसेप्शन वाला भी एज ग्रुप है क्योंकि गर्भधारण भी होना है, प्रेगनेंसी भी होनी है, क्या जटिलताएं हो सकती हैं रोग के प्रभाव से अगर कोई महिला कम उम्र की है और इस तरह के रोग से प्रभावित है? जी, काफ़ी यंग एज में भी ये महिलाओं को हो जाती है कंडीशंस, ऑटो इम्यून कंडीशंस। और जैसा कि डॉक्टर उमा ने बताया, ये ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं जो शरीर के किसी भी अंग को अटैक कर सकती हैं। तो उसमें अगर हम एक महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के उससे देखें तो ओवरीज, यूट्रस, इनमें सब में ये डायरेक्टली भी एंटीबॉडीज़ अटैक कर सकती हैं, और ये कुछ हार्मोन्स जो बनाने वाली ग्रंथियाँ उस पर अटैक करके, जैसे कि थायराइड से के प्रभाव से, उसके या थायराइड के कम बनने से, हार्मोन या ज़्यादा बनने से इनडायरेक्टली उस तरह भी अफेक्ट कर सकती हैं जी। तो उससे यंग लड़कियों में इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो सकता है, उसके बाद प्रेगनेंसी होने में परेशानी आ सकती है। जी डॉक्टर नरेंद्र बागड़ी, बच्चों में अगर बात करें कि कौन सी डिजीज़ेज इनमें से कॉमन है, और क्योंकि बच्चों के सामने एक लंबा जीवन होता है, रोग का प्रभाव भी है शुरुआती दौर से ही, अगर एंटीबॉडीज़ जो है वो सही रूप से काम नहीं कर रहे हैं या इम्यूनिटी ठीक से काम नहीं कर रही है, जाहिर तौर पर उस समय पर बच्चों को कई तरह के संक्रमण का खतरा भी रहता है। कौन सी बीमारियां बच्चों में अधिक देखी जाती हैं और क्या इनका प्रभाव उनके विकास पर, माइलस्टोन्स पर, इस तरह से भी आप देखते हैं? ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें बच्चों में इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ेज़ की, जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि इम्यून सिस्टम हमारा जो डेवलप होता है, दो प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं, या तो वो बने ही ना, तो
उसकी वजह से अगर बनने में ही दिक्कत है, और जैसा डॉक्टर उमा ने बताया कि हमारा एम है इम्यून सिस्टम का कि हमें रोगों से बचाना, अगर इम्यून सिस्टम बनेगा ही नहीं तो उस ब्रॉड ग्रुप ऑफ डिजीज़ को हम कहते हैं प्राइमरी इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर, जहाँ पे इम्यून सिस्टम बना ही नहीं, और ऐसे बच्चे बार बार रोगों से संक्रमित होंगे। और कई इसमें भी बहुत प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, जैसे एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लोबिनीमिया, स्किड, और इसका एक ब्रॉड ग्रुप है। तो एक तो प्रकार ये हो सकता है। दूसरा है कि इम्यून सिस्टम बना लेकिन वो किसी तरीके से सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जैसे हमने सुना कि ऑटो इम्यून डिजीजेस, या दूसरा ग्रुप है ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। इन दोनों ही कंडीशंस के अंदर इम्यून सिस्टम बना तो है लेकिन वो हमारे खिलाफ ही कुछ अननोन कारण की वजह से काम करने लगता है। सो अब हम बात करें बच्चों में जो ऑटो इम्यून डिजीजेस या ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हैं तो कौन सी हो सकती हैं। पहला चीज़, जैसे डॉक्टर उमा ने लिस्ट किया, जो सारी बीमारियां बड़ों में होती है मोटे तौर पे सारी की सारी बच्चों में भी हो सकती हैं। कुछ बीमारियां ऑटो इम्यून डिजीजेज या इम्यून मीडिएटेड डिजीजेज बच्चों में खास तौर पे ज़्यादा कॉमनली पाई जाती हैं। जैसे वैस्कुलाइटिस ग्रुप की बात अगर हम करें तो कावासाकी डिजीज़, हेनॉक्सशॉलिक परप्यूरा या आईजीए वैस्कुलाइटिस इसको कहते हैं, वो बच्चों में ज़्यादा कॉमन होती है। अब है कि ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, जहाँ पे इम्यून सिस्टम बना है लेकिन वो किसी कारणवश ट्रिगर हो गया है और इन्फ्लेमेशन कॉज कराया जा रहा है। ऐसे केसेस में इन बीमारियों का लक्षण होता है कि इन बच्चों को बार बार बुखार आएगा, शरीर पे दाने आएंगे, जोड़ों में दर्द होगा, और ये बीमारियाँ जन्म से लेकर के 18 साल 19 साल कई बार बहुत लंबे समय के बाद भी इनकी राइट डायग्नोसिस बन पाती है। क्योंकि आज जैसा आपने डिस्कस किया, बताया पिछले स्लाइड में आप बता रहे थे कि इम्यून सिस्टम हमारा ऐसा सिस्टम है जो किसी ऑर्गन, बीमारियां जो होंगी किसी ऑर्गन स्पेसिफिक बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट नहीं करती हैं, ये शरीर के किसी भी अंग को इफेक्ट कर सकती हैं। इसलिए ये ज़रूरी कई बार होता है कि शुरुआत में केवल बुखार आ रहा है, दाने आ रहे हैं, नज़रअंदाज हो रहे हैं, उसे लग रहा है कि इन्फेक्शन है, उसकी वजह से एंटीबायोटिक लिए जा रहे हैं, बाद में जोड़ों में दर्द या सूजन आ रही है, तो ये सारे लक्षण जो है समय के साथ इवॉल्व होते हैं। तो एक क्लोज फॉलोअप और गुड क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग द राइट डायग्नोसिस इन सच केसेस। जी, और जब बात होती है बच्चों के स्वास्थ्य की, क्योंकि बीमारी का प्रभाव भी है और किस तरह से रुख मुड़ेगा इसका जो है बहुत स्पष्ट रूप से अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए विशेषज्ञ के साथ परामर्श करते रहना, रेगुलर फॉलोअप्स करते रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर रेणु मिश्रा, आपके लिए एक प्रश्न है। सिमोना है, उनका सवाल यह है कि उनकी एज है 28 इयर्स, उनका कंसीव करती हैं वो, लेकिन जो है वो एबॉर्शंस उनको 2 बार हो चुके हैं। क्या इसका कारण कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो सकती है? हालांकि डॉक्टर ने इनको अभी तक ऐसी कोई जांच करवाने के लिए नहीं कहा है। ऐसे में ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती हैं। खासकर हम बात करते हैं एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम की। इसमें कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो जब जब प्लेसेंटा ग्रो करने लगता है, प्रेगनेंसी बढ़ रही है शुरुआत के महीनों में, उस समय जो ब्लड सप्लाई है प्लेसेंटा को, उसमें छोटे छोटे क्लॉट्स बनने लगते हैं, जिससे कि ब्लड सप्लाई रुक जाती है और वो एम्ब्रियो या वो शिशु वहीं पर ग्रो करना बंद कर देता है और उस वजह से गर्भपात हो सकता है। तो एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में ये काफ़ी देखा जाता है कि उसमें बार बार गर्भपात हो सकता है या कई बार स्टिल बर्थ भी हो सकता है, और ज़्यादा समय के बाद, मतलब जब बच्चा 6, 7, 8 महीना का हो तो अंदर ही गर्भ में उसका मृत्यु हो सकती है। ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। ये सब एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में है, बट इन्हें ज़रूर इसका टेस्ट कराना चाहिए एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के लिए। ये अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिले और उसका इलाज भी है। अगर वो निकलता है तो उसमें हम एस्पिरिन और कुछ हेपरिन के इंजेक्शंस देते हैं, जिससे कि उनकी प्रेगनेंसी शायद पूरे समय तक और उनके हाथ में एक बच्चा आ सकता है। जी, डॉक्टर उमा कुमार, एक प्रश्न है, निरित जी का सवाल है। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या अगर किसी को कोई अन्य बीमारी है उसकी वजह से भी ऑटो इम्यूनिटी की कंडीशन डेवलप हो सकती है क्या? कैसे होगी इसकी पहचान? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि दूसरी बीमारियां हैं और उसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाए, ऐसी संभावना बहुत कम होती है। लेकिन जैसे बीमारी, ओबेसिटी को भी एक बीमारी माना जा रहा है, तो अगर कोई ओबीज़ है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसमें ऑटो इम्यून इलनेस होने की संभावना जो है बढ़ जाएगी। या फिर जो बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे अभी कोविड गया है, तो ये देखा यह गया है कि कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है और उसमें
बहुत सारे ऑटो एंटीबॉडीज़ पाए गए, और कहना चाहिए 40 से 70% लोगों में ये मिले, और कुछ लोगों में ऑटो इम्यून इलनेस भी डेवलप हुई। तो अगर किसी को बार बार इन्फेक्शन होते हैं किसी भी प्रकार के, पर्टिकुलरली वायरल इन्फेक्शंस, उनमें भी ऑटो इम्यून डिजीज़ होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कोई स्मोक करता है, धूम्रपान करता है, तो उसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो ऑटो इम्यून बीमारियां भी हो सकती हैं। तो एक जो वजह है उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, उनमें से ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ एक प्रकार है। जी, ऑटो इम्यून डिजीजेज वो अवस्थाएं हैं जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा जटिल हो सकता है, और किस तरह से होगा ये समझना मुश्किल है किसी व्यक्ति के लिए। इसलिए अगर कोई लक्षण आ रहे हैं तो आवश्यक है कि एक विशेषज्ञ से परामर्श लेकर ये समझा जाए कि वाकई में इस समस्या का कारण क्या है और कैसे इसका उचित इलाज और प्रबंधन किया जाएगा। कई बार हमारी जो सोच होती है वो बाधक बनती है, न सिर्फ समस्या को पहचानने में बल्कि उसके सही इलाज में भी। कुछ ऐसी ही सोच की बात करते हैं और जानते हैं विशेषज्ञों से कि इनमें सच्चाई कितनी है। पहली बात, डॉक्टर नरेंद्र बागड़ी, बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि ऑटो इम्यून और ऑटो इन्फ्लेमेटरी जो रोग हैं, अगर ये है तो इसके लक्षण जन्म से ही बच्चे में उपस्थित होंगे। क्या ये बात सच है? इसका जवाब मैं इस तरीके से दूं, केवल कुछ बीमारियां हैं जिसके लक्षण जन्म से ही हो सकते हैं, लेकिन उसका जो टोटल प्रोपोर्शन है वो बहुत कम है। लेकिन जो ऑटोइम्यून डिजीज़, क्लासिक ऑटोइम्यून डिजीज़ बच्चों में ज़्यादातर पाई जाती हैं, उसका जन्म के दौरान से ही लक्षण होना ज़रूरी नहीं है, ये समय के साथ में लक्षण इवॉल्व करते हैं। जी डॉक्टर रेणु मिश्रा, एक और बात जो बहुत सारे लोगों को चिंतित करती है कि अगर महिला को रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई अन्य तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो उसमें इनफर्टिलिटी हो ही जाएगी, यानी वो कंसीव नहीं कर सकती। क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी महिलाएं कंसीव करती हैं, और अगर यंग एज है तो और कंसेप्शन का चांस ज़्यादा होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे कंसेप्शन में प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर वो एक विशेषज्ञ को दिखा के अपना सही इलाज करवा रही हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए और उनकी डिजीज़ कंट्रोल में है, तो वो खुद से भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं बिना किसी इलाज के। जी डॉक्टर उमा कुमार, बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि जो ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं या ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए जो इलाज की बात होगी तो सभी रोगियों में इलाज एक जैसा ही होगा, सिमिलर ट्रीटमेंट फॉर ऑल द पेशेंट्स। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनके ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज़ होती हैं उनमें काफ़ी सिमिलैरिटी होती है। जैसे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स होती हैं, जहाँ डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स या फिर बायोलॉजिक एजेंट्स या फिर टारगेटेड सिंथेटिक ड्रग्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंडर में। लेकिन बीमारी के हिसाब से कि क्या बीमारी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, उसके बेसिस पे दवा का सिलेक्शन होता है। जी डॉक्टर रेणु मिश्रा, मान लीजिए किसी महिला को समस्या है और उसने गर्भ धारण कर लिया है, किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं और कितना आवश्यक होता है कि एक सामान्य महिला जो प्रेग्नेंट है उसके अलावा उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी माना जाए या विशेष ध्यान दिया जाए? और इससे पहले इस बात पर आ जाते हैं कि अगर मान लीजिए महिला को किसी तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ है, कितना आवश्यक है कि प्रेगनेंसी को सही तरीके से प्लान किया जाए? बिल्कुल, सबसे पहले तो प्रेगनेंसी प्लान तब की जाए जब वो ऑटोइम्यून डिजीज़ कम से कम 6 महीने के लिए स्टेबल हो, या हम कहते हैं रेमिशन में हो, तब उस प्रेगनेंसी का आउटकम भी अच्छा होने की पूरी संभावना है। लेकिन प्रेगनेंसी तो हाई रिस्क ही मानी जाती है, कुछ ज़्यादा बार भी डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। इसमें जैसा कि एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के बारे में बात की, और कंडीशंस में भी गर्भपात का थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, प्रीमेच्योर बर्थ का रिस्क ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कभी प्रेगनेंसी में, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब शुगर प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाती है, और कभी कभी ग्रोथ जो है बच्चे की कम होती है, जिसकी वजह से भी हमें जल्दी डिलीवरी करानी पड़ती है, और प्रेगनेंसी बहुत क्लोजली मॉनिटर करनी पड़ती है कि कब वो बच्चा अंदर बढ़ रहा है और कब वो डिलीवरी के बाद बाहर ज़्यादा सेफ़ है। तो प्रेगनेंसी सब नॉर्मल हो सकती है प्रोवाइडेड कि वो टच में रहें अपने रूमेटोलॉजिस्ट और अपने गायनेकोलॉजिस्ट के। जी, आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं ऑटो इम्यून और ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के बारे में। इनका प्रभाव क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं और कैसे इनका सही प्रबंधन किया जा सकता है, इस पर कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ।
विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ऑटो इम्यून और ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस के बारे में। विशेषज्ञों से हमने समझा है कि किस तरह से इनको पहचाना जा सकता है और इसी बात को आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर नरेंद्र बागड़ी, बच्चों में जिस तरह की कंडीशंस आपने बताई हैं और उसके जो लक्षण बताए हैं वो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग होते हैं और कई तरह की बीमारियों में हो सकते हैं। कितना जटिल या चुनौतीपूर्ण होता है बच्चों में ऑटो इम्यून और ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस की पहचान करना, और इसमें जो विशेषज्ञ हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, क्योंकि जब भी बच्चे को कोई समस्या आती है तो एक सामान्य बाल रोग विशेषज्ञ के पास ही पेरेंट्स लेकर जाते हैं, कितनी अहम भूमिका हो जाती है उनकी? ये 2 तरीके से सवाल का जवाब दूंगा मैं। पहला चीज़, एक तो हमने डिस्कस किया कि बच्चों में बीमारियां हो सकती हैं, दुर्भाग्यवश है, लेकिन इन बीमारियों का इलाज बेहतर रूप से आज की तारीख में संभव है। मोस्ट कॉमन डिजीज़ अगर हम बात करें, ऑटो इम्यून डिजीज़ या रोमैटिक डिजीज़ बच्चों में जो होती है उसको कहते हैं हम जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, जिसमें जोड़ों में दर्द और सूजन होता है। अमूमन एक धारणा होती है कि जोड़ों में दर्द या सूजन है तो हम ऑर्थोपेडिशियन को कंसल्ट करें, लेकिन जो अमूमन हमने देखा है कि इन बच्चों को यूजुअली जो ट्रीटमेंट मिलता है वो कई बार ट्यूबरकुलोसिस या इन्फेक्शियस कॉज का ट्रीटमेंट मिलने लगता है, जो क्योंकि इसका रीज़न भी यही है कि प्रोबेबली देयर इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग दी लेटी कि ये बीमारियां, गठिया रोग या जिसे हम JIA कहते हैं, वो बच्चों में नहीं हो सकता। सो पहला रेफरल तो मैं कहूँगा कि अगर जो बच्चों में जोड़ों के दर्द या सूजन भी है तो बच्चों के डॉक्टर के पास जाएं, एंड देन उनको डिपेंडिंग ऑन अदर सिम्टम्स दे मे सजेस्ट दैट दिस इज JIA, बट फॉर श्योर एवरी आर्थराइटिस इज नॉट ट्यूबरकुलोसिस। दैट्स मैसेज नंबर 1। नंबर 2 बात है कि ये लक्षण जैसे हमने डिसाइड किए, इम्यून सिस्टम किसी भी ऑर्गन सिस्टम को नहीं इन्वॉल्व करता, बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करता। इनके लक्षण बहुत वेरिड हो सकते हैं। कॉमन लक्षण जो बच्चों में है, लंबा बुखार, या कई बार ऑटो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम्स की हम बात करें तो पीरियोडिक फीवर आता है। पता चला कि एक बच्चा है जिसको बार बार हर महीने में कुछ 2-3 दिन के लिए बुखार आ रहा है, बुखार के साथ में कुछ दाने भी आ सकते हैं, जोड़ों में दर्द हो सकता है, फिर बच्चा बीच में ठीक रहता है। समय के साथ साथ ये जो पीरियोडिसिटी है वो कम होने लगती है और ये हो सकता है कि लगातार बुखार या और लक्षण आने लगे। सो प्रोलॉन्ग्ड पीरियोडिक फीवर्स और प्रोलॉन्ग्ड फीवर्स विच आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द यूजुअल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, वन शुड सस्पेक्ट दैट दिस माइट बी एन ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। राइट। दूसरा लक्षण है कि शरीर में दाने आना, रैश, या कई बार फोटोसेंसिटिविटी रैश कहते हैं हम, ओरल अल्सरेशंस, थकावट ज़्यादा होना, माइल्जियाज या मांसपेशियों में दर्द होना। सो एक कॉन्स्टेलेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स जो बाहर से हमें पता चल सकते हैं, ये मोटे तौर पे लक्षण से जिसमें हम सस्पेक्ट करना चाहिए कि प्रोबेबली देयर इज हैविंग ऑटो इम्यून और ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज। और साथ में इनमें अगर कॉमन जो टेस्ट्स हैं, जैसे अगर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ESR और CRP बहुत बड़ा हुआ है या प्लेटलेट काउंट्स बहुत बड़े हुए हैं, दे आर सरोगेट मार्कर्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन टू सजेस्ट दिस डिजीजेस। राइट। डॉक्टर उमा कुमार, एंटी इन्फ्लेमेटरी और जो ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, इन दोनों ही अवस्थाओं में क्या फ़र्क है या कोई व्यक्ति कैसे समझ सकता है, और कौन सी बीमारियां हैं जिन्हें ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ माना जाता है? देखिए, व्यक्ति को समझना कि ये ऑटो इन्फ्लेमेटरी है, ऑटो इम्यून है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे डॉक्टर नरेंद्र ने कहा कि बहुत सारा सिम्टोमेटिक ओवरलैप होता है इन पेशेंट्स में। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, उनको बीमारी है, ये एक प्रकार का गठिया हो सकता है, ये लोगों का समझना ज़रूरी है। कुछ लक्षण तो डॉक्टर नरेंद्र ने जो बताए वो एडल्ट्स में भी होते हैं, और जहाँ तक लोगों के समझने की बात है, जो उनको ईजी होगा जब डॉक्टर एक्सप्लेन करेगा कि जो ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ होते हैं वो एक प्रकार की जो इम्यूनिटी होती है, जिसे इनेट इम्यूनिटी कह देते हैं,
और वो सिंस बर्थ प्रेजेंट होती है हर किसी में, और जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो बाद में जाके डेवलप होती है जैसे जैसे एनवायरमेंटल ट्रिगर्स हैं वो मिलते जाते हैं। जैसे इन्फेक्शन हुआ किसी को तो उसकी अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो गई, तो दूसरी बार इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा, या होगा तो सब क्लिनिकल होगा। तो इस तरह से दोनों में डिफ्रेंशिएशन होता है। तो जो ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ हैं उनमें इनेट इम्यूनिटी में गड़बड़ होती है, उसकी वजह से होते हैं, और जो ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं वो एडेप्टिव इम्यूनिटी में गड़बड़ होती है, उसकी वजह से होते हैं। और इनका जो डायग्नोसिस है उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जिससे कि हम इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लोग इसको सिंपल भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं उसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड फैक्टर, ANA, एंका, इसके अलावा बहुत सारे ऑटो एंटीबॉडीज़ एज पर डिजीज़ स्पेसिफिकेशन। दूसरा जो ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ हैं उसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ नहीं होते, इन्फ्लेमेशन होता है, प्रेजेंटेशन कुड बी आर्थराइटिस, इंटरमिटेंट फीवर, और वो गले में खराश सी हो सकती है उनको। इसके अलावा जैसे बहुत हाई ग्रेड इन्फ्लेमेशन हो सकता है, प्लूरोपेरिकार्डाइटिस जैसे कि जो झिल्ली होती है हमारे हार्ट के आसपास और लंग्स के आसपास, उसमें सूजन आ सकती है। तो कुल मिला के जो ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ होते हैं इनके बारे में जो जानकारी है, चाहे पब्लिक में या फिर जो फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनमें भी इसकी कमी है। कई बार मरीज कुछ और बीमारियों के लेवल के साथ ट्रीट होता रहता है, तो बहुत ज़रूरी है इनके बारे में जानकारी बढ़ाई जाए। जी, और जानकारी बढ़ाने के लिए सवाल पूछना ज़रूरी है। फिलहाल छत्तीसगढ़ से हमें कॉल कर रहे हैं मिस्टर बंजारे, फोन लाइन पर हैं हमारे साथ। स्वागत आपका, सवाल पूछें। हाँ मैडम, मैं WR बंजारे छत्तीसगढ़ से। जी हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मेरे बेटे को ऑटो इम्यून डिसीज में ल्यूपस बताया है, जो जिससे कि ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाना और चेहरे पे जो मतलब स्किन पे मतलब प्रॉब्लम बताया जो माने धूप से होती है। जी। तो इसकी दवाइयाँ चलना क्या जिंदगी भर चलते रहेगी या इसको बंद भी कर सकते हैं? आपके बेटे की एज कितनी है? 33। जी। हाँ, तो इसकी दवाइयाँ क्या जिंदगी भर चलती रहेगी या इसको बंद भी कर सकते हैं? डॉक्टर उमा कुमार। डॉक्टर किस? जी, मैं इनको बताना चाहूँगी कि जो ल्यूपस की बीमारी है, मैं कहूँगी कि ट्रीटेबल है कम्प्लीटली, बहुत सारे दवाइयों के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन जो इसका इलाज है वो ज़िंदगी भर चलता है, ये मान के चलें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी दवाइयाँ जो आपका बेटा ले रहा है वो सारी दवाइयाँ ज़िंदगी भर चलें। कुछ दवाइयाँ जो है वो लॉन्ग टर्म दी जाती हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, और वो उसकी डोसेस कम हो सकते हैं। हो सकता है कि उसको बाद में जाके वीक में 2 ही बार लेने की ज़रूरत पड़े, लेकिन जो दवाइयों की टाइट्रेशन है वो डॉक्टर्स पे छोड़ देनी चाहिए। अपने आप ना तो दवाइयाँ बंद करनी चाहिए, ना उनकी डोज ऑल्टर करनी चाहिए। जी, डॉक्टर रेणु मिश्रा, एक और सवाल है, सुषमा जी का सवाल है। वो ये जानना चाह रही हैं कि मान लीजिए किसी महिला को अभी तक लक्षण नहीं थे, गर्भधारण हो गया और उस दौरान ही पता चलता है कि उसको कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो ऐसी अवस्था में क्या दवाएं बंद कर दी जाएं? अभी तक उन्हें जानकारी ही नहीं थी, पहले से कोई प्लानिंग नहीं की गई। ऐसी अवस्था में कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव ना आए? ऐसा आमतौर पे नहीं होता। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, अगर उनको प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो रही है तब तो इन्वेस्टिगेशन में कई बार हमें पता चल जाता है कि उन्हें कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है। अदरवाइज़ ज़्यादातर महिलाएं प्रेगनेंसी से पहले उन्हें कुछ लक्षण होते हैं और वो ऑलरेडी डायग्नोज्ड हमारे पास आती हैं प्रेगनेंसी में। ऐसा बहुत रेयर है कि प्रेगनेंसी में हम अचानक से सोचें कि इसको ऑटोइम्यून डिजीज़ हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर प्रेगनेंसी आपकी नॉर्मल कंसेप्शन हुआ है, आपको प्रेगनेंसी पहले कोई परेशानी नहीं थी, कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ का डायग्नोसिस नहीं था और कोई ऐसे लक्षण नहीं थे, तो ये सोच के घबराने की ज़रूरत नहीं है कि प्रेगनेंसी में ऑटोइम्यून तो नहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। जी, डॉक्टर नरेंद्र बागड़ी, बच्चों में इलाज चल रहा है और दवाएं कई प्रकार की है, किस तरह से दवाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है? क्या रोग के अलावा दवाएं भी बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट कर सकती हैं? और बहुत से माता पिता ये सोचकर भी चिंतित रहते हैं कि क्या बच्चा स्पोर्ट्स खेल सकता है या नहीं, अगर जॉइंट्स पर उसका प्रभाव है, क्या डाइट में किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस करने होंगे? पहली अगर हम बात करें, जो भी ये रोमैटिक कंडीशंस बच्चों में होती हैं, इनका इलाज संभव है, दे आर वेल ट्रीटेबल और ये सारे बच्चे एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अब हम बात करें दवाओं की, तो दवाओं का जो ब्रॉड ग्रुप है इन बीमारियों के लिए, उसमें अगर मोटे तौर पे डिवाइड करें तो स्टेरॉइड्स,
कन्वेंशनल बायोलॉजी डिमांड्स या फिर बायोलॉजिकल डिमांड्स। डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ हम स्ट्रॉन्गर दवाएं यूज़ करते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं देना चाहूँगा कि सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। अक्सर होता है कि स्टेरॉइड्स ज़्यादातर बीमारियों में स्टेरॉइड्स की मात्रा दी जाती है, लेकिन वो कितनी मात्रा देनी है, क्या किस डोज में देनी है, कितने ड्यूरेशन के लिए देनी है, उसको अपने ट्रीटिंग फिजिशियन पे छोड़ दें। और उसका उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि हम स्टेरॉइड्स को कम से कम समय के लिए दें और कम से कम मात्रा में दें, क्योंकि बढ़ते बच्चे पे स्टेरॉइड्स के बहुत सारे प्रभाव होते हैं जिसे हम साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये आंखों में कैटरेक्ट हो सकता है, ग्रोथ अप्रोप्रिएट नहीं हो सकती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं ये बीमारी को तो कंट्रोल करती हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए प्लीज़ सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। अक्सर देखा है कि कई बार उससे क्योंकि रिलीफ इमीडिएट मिलता है, इसलिए सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन में लोग करने लगते हैं, तो ये प्लीज़ ना करें। जी, और न सिर्फ दवा शुरू कर देते हैं बल्कि उनको लगता है कि लक्षण कम हो गए तो अपनी मर्जी से दवा बंद भी कर दी जाती है। सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए समस्या को बढ़ा सकती है, इसलिए चाहे लक्षण बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, डोज कब तक लेनी है, कौन सी दवा लेनी है और कितने समय के लिए, ये विशेषज्ञ को ही निर्धारित करना। दूसरा, अगर आपके पास फिर लौटेंगे, कॉलर हैं शिमला से, उनका सवाल जान लेते हैं। बहुत स्वागत, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार जी नमस्कार सर, मुझे ये जानना है कि मेरे कान के पीछे जो है सूजन होती थी और मैंने दवाई भी खाई थी और फिर एक सूजन ठीक होती, फिर दोबारा हो जाती है और डॉक्टर ने बोला कि ये ठीक हो सकता है, तो क्या इसके लिए क्या करना चाहिए, कि दवाई कितनी खा सकते हैं हम? कान के पीछे सूजन हो जाती है डॉक्टर उमा कुमार, क्योंकि हम ऑटो इन्फ्लेमेटरी समस्याओं की भी बात कर रहे हैं, तो ये जो सूजन का कॉन्सेप्ट है, कहीं भी सूजन आ जाना, लोग शायद इसको भी लिंक कर रहे हैं, किस तरह से समझाना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि हाँ, जैसे इन्होंने कहा अगर कान के पीछे सूजन आ जाती है तो हम कह रहे हैं कि जो ऑटो इम्यून बीमारियाँ होती हैं या ऑटो इन्फ्लेमेटरी बीमारियाँ होती हैं वो मल्टी सिस्टम होती हैं, यानी कि शरीर के अलग अलग अंगों पर अपना प्रभाव डालती हैं। और कुछ ऐसी ऑटो इम्यून बीमारियाँ होती हैं जिसमें कान में भी असर आता है, कान के पीछे सूजन हो सकती है, सुनने में परेशानी हो सकती है, यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। जैसे कि एक कंडीशन है GPA, ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, जिसमें कि ये परेशानी होती है और लेकिन दवाएं चलती हैं तो वो ठीक हो जाती है जी। तो कुल मिला के जैसे, और बाकी एक कंडीशन होती है एंजियोइडीमा, जहाँ पे शरीर पे मतलब स्किन पे कहीं भी सूजन कभी भी आ जाती है और वो अपने आप फिर कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। उसके भी बहुत सारे वजह होते हैं और ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है अगर टाइम पे इसका इलाज ना किया गया हो। ये हेरिडिटरी भी होता है, हेरिडिटरी एंजियोइडीमा उसे कह देते हैं। तो स्वेलिंग आना इन दोनों बीमारियों का, जो ऑटो इन्फ्लेमेटरी या ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, उनका एक लक्षण हो सकता है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी, डॉक्टर नरेंद्र बागड़ी, आप समझा रहे थे कि किस तरह से प्रभाव हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे? दूसरा चीज़ मैं ये कहता कि एक तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, दूसरी चीज़ है कि जब हम दवा शुरू करते हैं, बच्चा या फॉर दैट मैटर एडल्ट पेशेंट भी रेमिशन में जाएगा। जैसे डॉक्टर रेनू ने बताया कि रेमिशन मतलब हम समझते हैं कि बीमारी कंट्रोल में हो। उस समय बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि मरीज अपने आप से दवा बंद कर देते हैं, बट इन बीमारियों का यूजुअल नेचुरल कोर्स है कि इसमें लॉन्ग टर्म डिजीजेज होती हैं और एक सस्टेन रेमिशन के बाद ही हम दवाओं को बंद या कम करने की सोच सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इन बीमारियों का वापस आना या रिलैप्स जिसको हम कहते हैं, उसकी संभावना बहुत कम होती है। सो द की मैसेज इज डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब, प्लीज़ स्टे इन कॉन्टैक्ट विद योर ट्रीटिंग फिजिशियन फॉर फॉलो अप। जी डॉक्टर रेनू मिश्रा, आपने बताया कि जब किसी महिला को ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो उसका जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसी पर प्रभाव पड़ता है। आजकल की महिलाएं क्योंकि करियर बनाने के लिए बहुत डिलेड मैरिजेस होती हैं, कंसेप्शन भी देर से होते हैं, अगर इस तरह की महिला है उसको क्या ध्यान रखना है? क्योंकि अगर ओवरीज भी अफेक्टेड है, यूट्रस भी अफेक्टेड हो रहा है, तो न सिर्फ गर्भधारण में समस्या होगी बल्कि अगर गर्भधारण अधिक उम्र में होता है तो उससे भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। जी, पहली बात तो यह है कि हर महिला जिससे ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि उसे रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हों ही या फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ हों ही, लेकिन ये बात सच है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ ये ज़्यादा कॉमन है। तो अगर हम बात करें पहले कि यंग एज में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, उसके बाद जब बात है कि बाद में शादी हो के प्रेगनेंसी चाहिए, फैमिली चाहिए,
तो देखा गया है कि जिनको ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ किसी को भी अटैक कर सकती हैं, किसी भी अंग को, तो ओवरीज़ को भी अटैक करके इनमें एग्स का जो हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी ओवरी से एग्स डिजेनरेट होते जाते हैं और हमारी प्रेग्नेंट होने की क्षमता कम होती जाती है, फर्टिलिटी। लेकिन इन डिजीज़ में ये एक्सेलरेटेड डिजेनरेशन होता है कि एग्स जो हैं जल्दी ख़त्म हो जाते हैं या उनकी क्वालिटी पे भी बहुत असर पड़ता है, जिससे कि प्रेगनेंसी होने में समस्या आ सकती है। तो एक बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको ऑटोइम्यून कंडीशन है तो आप समय रहते, जब आप 20 साल की हैं, 25 साल की हैं, तब आप अपना एक ओवरी का रिज़र्व चेक करें और ये देखें अगर वो कम हो रहा है जी। और आप अभी इमीडिएटली प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकती, शादी नहीं हो, जैसे आजकल लड़कियों की शादी नहीं होती 30-35 साल तक, तो ऐसे में एक ऑप्शन ये भी सोचा जा सकता है, ध्यान किया जा सकता है कि आप अपने एग्स फ्रीज करवा सकते हैं, क्योंकि एक बार वो ओवरीज फेलियर में चली गई, जो कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर कॉमन है कंपैरेटिवली ऑटोइम्यून कंडीशंस के साथ, तो उसके बाद फिर आप उनको वापस रिवाइव नहीं कर सकते ओवरीज को। तो समय रहते अगर एग फ्रीजिंग करवाएं तो आपकी फ्यूचर फर्टिलिटी को हम कुछ हद तक प्रिजर्व कर सकते हैं। जी डॉक्टर उमा कुमार, काफ़ी सारे ईमेल्स हैं हमारे पास। सतीश जी का एक सवाल था, उनका कहना है कि उनकी जो वाइफ है उनको घुटनों के नीचे टांगों में सूजन आ जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है और रात के समय सोते हुए पैरों में जलन रहती है। क्या इसको ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इन्फ्लेमेटरी समस्या का संकेत माना जा सकता है? मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि अगर किसी को घुटने से नीचे सूजन आ रही है या फिर रात में तलवों में जलन हो रही है तो वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन पेशेंट को मिलना चाहिए और इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। हो सकता है उनको वेरिकोज वेन्स हो जिसकी वजह से सूजन आ रही है, कुछ डेफिशिएंसी हो उनके बॉडी में किसी विटामिन की जिसकी वजह से जो जलन हो रही है तलवों में हो सकती है, डायबिटीज़ है तो न्यूरोपैथी हो सकती है या फिर और कोई बीमारी हो सकती है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं वो डॉक्टर के परामर्श से करवाने चाहिए। हो सकता है कि कुछ भी ना निकले और थोड़े दिन की दवा लेके वो बिल्कुल ठीक हो जाएं, जी, गठिया ना हो। डॉक्टर उमा, इलाज की बात करें तो किस तरह से प्रोसीजर चलता है दवाओं का? और कई तरह की महंगी दवाएं भी उपलब्ध हैं और बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि जितना महंगा इलाज वो सभी के लिए है और उससे मैजिकल रिलीफ मिल सकता है। क्या कहना चाहेंगे, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको कैसे निर्धारित करना चाहिए और कौन सी, हालांकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए समझना और ये निर्धारित करना मुश्किल है, विशेषज्ञों की कितनी अहम भूमिका है और किस तरह से ये जो बहुत सो कॉल्ड एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट गुड फॉर ऑल, ये कॉन्सेप्ट जो लोगों को समझाया जाता है, कितनी सहमत हैं आप इनसे? देखिए, जो विशेषज्ञ हैं उनकी भूमिका को तो नकारा नहीं जा सकता, बहुत बड़ी भूमिका है ही। और इसके अलावा जहाँ तक इलाज की बात है तो ये कोई भी मैजिक पिल इस दुनिया में अवेलेबल नहीं है कि आपने एक खाई और आप बिल्कुल ठीक हो गए। जितनी और दूसरी चीज़, जब दवाओं का सिलेक्शन होता है एक पेशेंट के लिए तो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है और कोशिश ये की जाती है कि जो दवाएं मार्केट में बहुत सालों से उपलब्ध हैं, कारगर हैं, उनको पहले शुरू किया जाए, क्योंकि उनसे एक्सपीरियंस ज़्यादा अवेलेबल है, उन पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल है कि उनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उनकी एफिकेसी क्या है और किस कंडीशन में देंगे तो क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो इसलिए ये कहना कि जो महंगी दवाइयाँ हैं ज़्यादा काम करेंगी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पास भी जब मरीज आता है तो कहता है कि जो दुनिया का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है वो हमें प्रेस्क्राइब कर दीजिए। कभी कभी लोग जो हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करते हैं लेमन टर्म्स में कि हमें किसी ने कहा है आप बता दीजिए लंग ट्रांसप्लांट करवा दीजिए अगर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, लंग पे असर है। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप ये डॉक्टर पे छोड़ें और जो दवाइयाँ, ऐसा नहीं है कि जो बहुत ही कॉमनली यूज मेडिसिन है और सस्ती दवाएँ हैं वो कारगर नहीं होंगी, तो धीरे धीरे करके इलाज को बढ़ाया जाता है। अगर रिफ्रैक्टरी है डिजीज़ टू पर्टिकुलर मेडिसिन तो दूसरी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में नहीं होना चाहिए कि बायोलॉजिक ही काम करेंगे या महंगी दवाइयाँ ही काम करेंगी या कोई सर्जिकल प्रोसीजर ही काम करेगा या विदेश में जाके ट्रीटमेंट कराएंगे वही काम करेगा। जी, इसी से जुड़ा एक सवाल भी है डॉक्टर बागरी। सवाल ये है कि क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा तंत्र अपने ही विपरीत कार्य कर रहा है, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि एंटीबॉडीज़ देकर या श्वेत रक्त कोशिकाओं की बात होती है, वाइट ब्लड सेल्स, उनको चढ़ाकर
इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाया जाए जिससे ये प्रभाव कम हो जाए? ये सवाल अच्छा है। और अगर हम बात करें ऑटो एंटीबॉडीज़ देने की, तो हम एक तत्व देते हैं जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, IVIG कहते हैं। तो ये कुछ बीमारियों में जो इम्यून सिस्टम है हमारा, उसके भी अलग अलग, जैसे डॉक्टर उमा ने बताया था, इनेट, एडेप्टिव, और एडेप्टिव के अंदर भी अलग अलग सेल्स होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा आर्म ऑफ द इम्यून सिस्टम इज़ इन्वॉल्व, उसी हिसाब से हम दवा का इस्तेमाल करते हैं। और IVIG कुछ ग्रुप ऑफ कंडीशंस, जैसे जहाँ पे अगर हमें लगता है कि ऑटो एंटीबॉडी मीडिएटेड है, उसके अंदर कारगर हो सकता है, जैसे ल्यूपस में। जी। तो लेकिन सभी बीमारियों में ये काम करेगा ऐसा नहीं है। एक और कॉलर है मध्य प्रदेश से, शशिकांत चतुर्वेदी जी हमारे साथ। बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। जी, मुझे घुटनों में दर्द की शिकायत रहती, तो डॉक्टर ने ऑर्थो आर्थराइटिस बताया है और गैप है जॉइंट में, ऐसा बता रहे हैं। जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 67 ईयर्स है। डॉक्टर उमा, ऑस्टियोआर्थराइटिस बताया गया है, हालांकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस का कुछ उस तरह से लिंक नहीं है। क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे स्किन में, त्वचा में और हमारी डिफरेंट अदर ऑर्गन्स में चेंजेस आते हैं। ऐसे भी जोड़ एक ऑर्गन है, उसमें भी बदलाव आता है। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो बचपन से ही बच्चों को सही प्रकार से उठने बैठने का तरीका आना चाहिए, ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, फुटवेयर जो है वो ठीक प्रकार से उनको पहनना है, अपने जॉइंट को कैसे यूज़ करना है वो पता होना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस होगी तो सबको होगी, हमें भी होगी और बाकी के लोगों को भी होगी, बट उसको मैनेज करना आना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि फिज़िकल एक्टिविटी करें, अपने घुटनों के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनको एक्सरसाइज करके मजबूत रखें, अपना वजन कंट्रोल में रखें और जिससे कि हेल्दी एजिंग हो सके। जी, क्योंकि डीजेनरेशन की जो प्रक्रिया है वो सामान्य है, उसको बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको कम किया जा सकता है, स्लो किया जा सकता है, ग्रेजुअल किया जा सकता है। और इसके लिए संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली, जिसमें शारीरिक क्रियाएं और व्यायाम शामिल है, वो सभी को करना है। डॉक्टर रेणु मिश्रा, ऐसी महिलाएं जिनको गर्भधारण में समस्या आ रही है इस बीमारी की वजह से, यानी ऑटो इम्यून डिजीजेस की वजह से, IVF उनके लिए कितना अच्छा और उपयोगी विकल्प हो सकता है? इन महिलाओं में जैसा मैंने कहा कि फर्टिलिटी के इश्यूज़ हो सकते हैं और प्रेगनेंसी होने में समस्या हो सकती है, तो IVF कोई डायरेक्ट ऐसा इलाज नहीं है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो IVF करवाएं, ऐसा। और हर महिला में ज़रूरत भी नहीं होती ट्रीटमेंट की, बहुत सारी अपने आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम होती है तो सर्टेनली IVF एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इनमें जल्दी ओवरीज एग्जॉस्ट हो जाती हैं, तो थोड़ा सा समय लिमिटेड हो सकता है प्रेगनेंसी होने के लिए। तो IVF एक ऑप्शन है जहाँ पे प्रेगनेंसी रेट इस समय अगर हम देखें तो सबसे ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे हाईएस्ट ट्रीटमेंट IVF साइकिल्स में होता है। तो जिनमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, चाहे वो किसी भी वजह से है, डायरेक्टली ऐसा नहीं कि ऑटोइम्यून डिजीज़ है इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, उसमें अगर ऑटोइम्यून डिजीज़ है महिला को तो IVF एक अच्छा ऑप्शन है जिससे कि जल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है। जी, तो विकल्प कहीं है, आवश्यकता है कि आप रोग क्या है उसको समझ लें और उसका प्रबंधन कैसे हो सकता है, फिर उसकी तरफ जाएं और ये आपको विशेषज्ञ बताएंगे। टोटल हेल्थ में आज हम विशेषज्ञों से समझ रहे हैं ऑटो इम्यून और ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस के बारे में। कुछ और जानकारी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ, हम जल्द हाजिर होते हैं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। ऑटो इम्यून एंड ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, डॉक्टर नरेंद्र बागरी, डॉक्टर रेणु मिश्रा, डॉक्टर उमा कुमार। कुछ और जानकारी लेते हैं विशेषज्ञों से रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। पहला सवाल डॉक्टर बागरी आपसे कि ऑटो इम्यून और ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज क्या हेरिडिटरी होती है, यानी माता पिता को है तो ही बच्चों में हो सकती है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ बीमारियां ही जेनेटिक होती हैं, लेकिन मोटे तौर पे बीमारियां हेरिडिटरी नहीं होती। क्या ये समस्याएं सिर्फ महिलाओं में होती हैं डॉक्टर रेणु मिश्रा? नहीं, ऐसा नहीं है, पुरुषों में हो सकती है, बट महिलाओं में अनुपात कहीं ज़्यादा है। जी, ऑटो इम्यूनिटी होने पर ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज होने की संभावना भी बढ़ जाती है। दो कंडीशंस क्या एक साथ हो सकती हैं डॉक्टर उमा? जी बिल्कुल, ऑटो इम्यूनिटी होने पर ऑटो इम्यून डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है, और 2 क्या 3, 4, 5 प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीजेस एक साथ एक इंडिविजुअल में हो सकती हैं। जी डॉक्टर नरेंद्र, क्या रोग का प्रभाव बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी होता है? ये बिल्कुल होता है, क्योंकि बीमारी की वजह से बच्चा एक्टिविटी कम करेगा। दूसरी चीज़ें कि हम इसमें जो दवाएं देते हैं उसका भी प्रभाव बच्चे के विकास पे पड़ सकता है, लेकिन अगर नियंत्रित रखी जाए बीमारी को तो ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल जी सकते हैं। जी, क्या इसमें हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से महिलाओं में मासिक धर्म संबंधी समस्याएं होती हैं डॉक्टर रेणु मिश्रा? जी, हो सकती है ऐसे। तो अगर डिजीज़ कंट्रोल में है तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। डॉक्टर उमा कुमार, क्या इन बीमारियों के लक्षण जोड़ों से संबंधित होते हैं और सभी में एक जैसे होते हैं? जैसा कि मैंने कहा, जोड़ एक ऑर्गन होते हैं तो जोड़ों पे असर आता ही आता है। इसके साथ साथ दूसरी ऑर्गन्स पे भी असर आ सकता है, जैसे कि लंग्स, ब्रेन, आईज, ईयर, इंटेस्टीन, मांसपेशियाँ, इन पे भी असर आ सकता है। और इनके बहुत प्रकार के लक्षण होते हैं जो कि ओवरलैप कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस के बीच में। राइट। डॉक्टर नरेंद्र, क्या अगर बच्चे में ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो उम्र बढ़ने के साथ वो खुद ही ठीक हो जाएगी क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बीमारी है तो उसका इलाज करेंगे तो ये जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी और आगे का जीवन स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर रेणु मिश्रा, अगर महिला को बार बार गर्भपात हो रहा है, मिस्ड प्रेगनेंसीज हो रही हैं, तो कब ये इस ओर संकेत मिलता है कि शायद ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो सकती है? जी, अगर बार बार गर्भपात हो रहा है या कई बार हम जब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं आईवीएफ में भी, तो बार बार हम देखते हैं कि एम्ब्रियो हम डालते हैं, इम्प्लांट नहीं करता, तो इम्प्लांटेशन फेलियर है या प्रेगनेंसी होने के बाद बार बार गर्भपात होता है, तो इसमें हमें ज़रूर इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए कि ऑटो इम्यून कंडीशन तो नहीं है, जिसमें कि कॉमन एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम और थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं। जी, अगर व्यक्ति को ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो कौन सी अन्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है, यानी बीमारियों का? डॉक्टर उमा? देखिए, ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है और कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, तो उसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, इस तरह का खतरा हो जाता है और उम्र भी कम होने की संभावना पूरी रहती है। ये स्टडीज़ में प्रूफ हो चुका है। डॉक्टर नरेंद्र, अगर बच्चे को ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो क्या वो एक्टिव स्पोर्ट्स में भाग नहीं ले सकता? एब्सोल्युटली गलत है ये। बच्चा एकदम स्वस्थ रूप से दवाओं पे कंट्रोल होकर नॉर्मल बच्चों की तरह जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर रेणु मिश्रा, अगर किसी महिला को दवाएं दी जा रही हैं रूमेटॉइड या एसएलई के लिए, तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले क्या दवाओं को बंद करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, उससे तो और परेशानी हो सकती है। लेकिन प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, जैसा कि मैंने कहा, एक तो डिजीज़ रेमिशन में हो, मतलब स्टेबल हो, और दूसरा अपने रूमेटोलॉजिस्ट से मिले ताकि वो देखें कि कौन सी दवाइयाँ इसमें सबसे सेफ़ हैं प्रेगनेंसी के लिए और किस डोजेज़ में वो दी जानी चाहिए, जिससे कि शिशु पे उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। डॉक्टर उमा कुमार, क्या इन समस्याओं के लिए जो दवाएं दी जाती है वो हैबिट फॉर्मिंग होती है या उस पर डिपेंडेंस हो जाती है? नहीं, देखिए, कभी कभी ये होता है कि स्टेरॉइड किसी पेशेंट में बहुत लंबे समय तक देने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से उस पर डिपेंडेंस हो सकती है कि बंद करने के बाद उसको थकान या और बाकी लक्षण आने शुरू हो जाएं, लेकिन आमतौर पर जितनी दवाइयाँ हैं वो हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। डॉक्टर नरेंद्र, क्योंकि बच्चों में ज़्यादा समय तक अगर दवाइयाँ देनी है, क्या समय के साथ कुछ दवाएं बेअसर होने लगेंगी तो बार बार कॉम्बिनेशंस बदलने पड़ते हैं? ये डिपेंड करता है कि बीमारी का प्रकार क्या है और ऐसा जिस तरीके से बीमारी प्रोग्रेस करती है उस हिसाब से हम दवाओं को जो कॉम्बिनेशंस हैं वो यूज़ करते हैं। जी, डॉक्टर रेणु मिश्रा, किस तरह से जो एक महिला है जिसको ऑटो इम्यून डिजीज़ है, गर्भवती होती है, किस तरह के खतरे हो सकते हैं बच्चे के लिए?
बच्चे के लिए डायरेक्टली खतरे नहीं होते, लेकिन बच्चे के लिए खतरे होते हैं माँ के स्वास्थ्य की वजह से। उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क बहुत होता है, किडनी फंक्शन कई बार इफ़ेक्ट हो जाता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चों में, जिससे कि प्रेगनेंसी कई बार जल्दी आपको डिलीवरी करानी पड़ती है या बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, उस पर भी बच्चे पे असर पड़ सकता है। कभी कभी जो ल्यूपस के जिनमें होती है माताओं में, उसमें बच्चे को न्यूनेटल ल्यूपस हो सकता है। जी डॉक्टर उमा कुमार, क्या डाइट कंट्रोल से भी इसे मैनेज किया जा सकता है? काफ़ी बार कहा जाता है कि ये रोगी जो है दही, मूली, दाल इस तरह की या ठंडी चीज़ें नहीं खा सकते। कोई भी ऑटो इम्यून बीमारी है तो दवाइयाँ बहुत बहुत ज़रूरी है, उनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन हाँ, डाइट कंट्रोल जो है, डाइट कंट्रोल का मतलब है कि जो कि पौष्टिक आहार जो है, न्यूट्रिशियस डाइट जो है वो लेनी ज़रूरी है, और वो दवाओं के कारगर होने में भी मदद करती है और आपके स्वास्थ्य को रखने में भी मदद करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक चीज़ दही ना खाएं, टमाटर ना खाएं, जिससे आपको प्रॉब्लम है वो फूड आप ना लें, वो आपकी चॉइस है। जी, और ऐसा नहीं होगा कि ये नहीं खाया तो बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। डॉक्टर नरेंद्र बागड़ी, ऐसे बच्चों में जो ऑटो इम्यून डिजीज़ से प्रभावित हैं, इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन कितने महत्व रखती है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने पीडियाट्रिशियन के संपर्क में जो उचित वैक्सीन्स हैं इन बच्चों को बिल्कुल लगवानी चाहिए। जी डॉक्टर रेणु मिश्रा, कितना महत्वपूर्ण है कि जो महिला है वो रेगुलर फॉलोअप करे, और गर्भवती महिलाओं के अलावा जो बढ़ती उम्र की महिलाएं हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी उन सभी के लिए कि अपने आप को इन बीमारियों से बचाए रखने के लिए, और अगर बीमारी है तो उसमें सुरक्षित और सामान्य जीवन रखने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? बढ़ती हुई उम्र की महिलाओं के लिए मैं यही कहूँगी कि अगर आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ है, पहले तो उसका इलाज पूरी तौर से लें, बिना डॉक्टर की सलाह के, ना दवाई बंद करें, ना डोज बदलें। और इसके अलावा जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, सिर्फ ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ नहीं, हम सबको ज़रूरी है कि अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दें, क्योंकि हम क्या खाते हैं, हम हेल्दी डाइट लें, हम एक्सरसाइज करें। जैसे उम्र बढ़ती है, अपना जितना हम फिज़िकल एक्टिविटी लोग कम करते जाते हैं, उससे भी वज़न बढ़ता है और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन सब का ध्यान रखेंगे तो हम अपनी बढ़ती उम्र में भी स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर उमा कुमार, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे सभी व्यूअर्स के लिए जो इन बीमारियों से डरते भी हैं और शायद उतने जागरूकता नहीं रखते हैं? मैं कहना चाहूँगी कि ये बीमारियाँ पूरी तरह ट्रीटेबल है, और फिज़िकल इलनेस का असर अपने मेंटल हेल्थ पे ना आने दें, अब नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करें। जी डॉक्टर नरेंद्र बागड़ी, क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को, उनके माता पिता को? ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो क्या उसके साथ भी सामान्य जीवन हो सकता है? एब्सोल्युटली यस। ये दुर्भाग्यवश है कि बच्चों को ये बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ दीज आर ट्रीटेबल डिजीजेस। राइट टाइम पे अगर डायग्नोसिस बने और ट्रीटमेंट लें तो ये आम बच्चों की तरह स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरेंद्र बागड़ी, डॉक्टर उमा कुमार, डॉक्टर रेणु मिश्रा, आप सभी का विस्तार से विशेषज्ञों ने हमें बताया है, समझाया है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हों या ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़, हालांकि इनके लक्षण बहुत वेरिड होते हैं, कई तरह के होते हैं, जटिलताएं अलग अलग हो सकती हैं। इसलिए आवश्यक है कि लक्षणों को लेकर सतर्क रहें। समस्या हो रही है तो विशेषज्ञों के पास जाएं, और विशेषज्ञ भी इस बात को लेकर ध्यान रखें कि अगर कोई बच्चा सामान्य फिजिशियन के पास या पीडियाट्रिशियन के पास आ रहा है तो सही समय पर उसे एक रूमेटिक डिजीज़ के विशेषज्ञ के पास भेजें, जिससे उनको सही समय पर सही इलाज मिल पाए। जागरूकता और जानकारी न सिर्फ आपके स्वास्थ्य को ठीक रख सकती है, जटिलताओं से आपको बचा सकती है, बल्कि आपके लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित कर सकती है। अपनी सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहें और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, क्योंकि जैसा विशेषज्ञों ने कहा, स्वस्थ जीवन शैली आपको रोगों से बचाती है और बेहतर स्वास्थ्य आपके लिए लाती है। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। आप अपने सुझाव हमें एक्स पर लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि हम कार्यक्रम करें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।